हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेंटोर जी क्लासेस में। मैं विजय फिर आपके साथ बायोलॉजी का डीजे बजाने के लिए तैयार। फिर हम बायोलॉजी को इजी बनाएंगे, डेप्थ से समझेंगे और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को आसान बनाने की कोशिश करेंगे। पिछली वीडियो में बच्चों हमने पढ़ा कि किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है और आगे के और प्रोसेसेस, डेवलपमेंट, प्लेसेंटल प्लेसेंटा का फॉर्मेशन। तो ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में समझी और उनको हमने अच्छे तरीके से फॉरवर्ड की। अब इस वीडियो में हम शुरुआत करते हैं। देखिए यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 7.3.3 में आपको दिया हुआ है, पूछ रहे हैं ये, एंड दैट इज what happens when egg is not fertilized? That is a very important question for board exam. देखिए जी, अब दो तरीके से ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। एक तो व्हाट हैपन्स व्हेन एग इज फर्टिलाइज्ड और व्हाट हैपन्स व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। अब एग फर्टिलाइज हो जाएगा तो आप इसको यहां से उठाकर रख सकते हैं कि फिर उस बेसिस पर जो फीमेल बॉडी है वो तैयार है उस जाइगोट को नर्चर करने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए और 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी को डील करने के लिए। सो ये यहां तक आप कर सकते हैं। दिस वन, इफ एग इज फर्टिलाइज्ड, since the ovary release one egg every month, the uterus also prepare itself for every month to receive the fertilized egg, and this lining becomes thick and spongy to nurture और टेक केयर ऑफ द एग। अब बात आती है इफ नॉट फर्टिलाइज, तो नॉट फर्टिलाइज में आप फिर ये यहां पर इसको एक्सप्लेन करेंगे कि दिस वुड रिक्वायर्ड फॉर नरिशिंग द एम्ब्रियो फर्टिलाइजेशन हैज टेक प्लेस। तो ये आपका इफ फर्टिलाइजेशन वाली बात हो गई। अब फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होता है तो देन व्हाट विल हैपन? देखिए द लाइनिंग इज नॉट नीडेड एनी लॉन्गर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, so the lining slowly breaks and comes out through the vagina as blood and mucus. And third point, this cycle takes roughly every month and this is named as menstruation, usually lasts for 2 to 8 days. तो इस तरीके से ये दोनों क्वेश्चन आप डील कर सकते हैं जो मैक्सिमम 1 और 2 मार्क्स में आते हैं। 3 मार्क्स में आते हैं तो आपको उसी हिसाब से उसको थोड़ा सा और इलेबोरेटिवली एक्सप्लेन करना है। तो बच्चों ये फिर आपके बड़े दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर क्यूआर कोड शेयर कर रहा हूं आपको ताकि आप इनको फ्यूचर यूज के लिए सेव कर सकें, क्योंकि ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम का, कई बार आ चुके हैं ये कि व्हाट हैपन्स व्हेन एग इज फर्टिलाइज्ड और व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। सो आई थिंक दिस इज एनफ टाइम टू गो थ्रू इट। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट। अब आगे चलते हैं और आगे अब लास्ट पार्ट इसका स्टार्ट होता है एंड दैट इज द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। देखिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसको कोरिलेट करते हैं। आज से हम पीछे की तरफ चलते हैं इन बैक इन द हिस्ट्री। जब अंग्रेजों का राज था तब आपने देखा होगा कि जो लोग हैं उस वक्त के अपने बच्चों अपने बाल विवाह की प्रथा थी। जल्दी शादी हो जाया करती थी, छोटे बच्चे एज में ही 13-14 साल में, 16 साल के पहले पहले बच्चों की शादी हो जाया करती थी, जिसे बाल विवाह कहते थे हम। अब उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन ये था अंग्रेजों का अत्याचार।
सेक्सुअल एनक्रोचमेंट ऑन द फीमेल्स एट दैट टाइम। तो इसलिए माँ बाप अपनी बच्चियों को उस दुर्व्यवहार से बचाने के लिए, उस सेक्सुअल एक्ट से बचाने के लिए, रेप से बचाने के लिए अर्ली एजेस में शादी कर देते थे, ताकि इस तरीके के सेक्सुअल एब्यूज से बचा जा सके। लेकिन फिर उस वक्त इस चीज की समझदारी सभी को थी कि भाई मैच्योरिटी लेवल की शुरुआत हुई है, मैच्योर नहीं हुआ है, मैच्योर होने की शुरुआत हुई है। इसीलिए बाद में इस चीज को मानते हुए गवर्नमेंट ने, आप देखो आपने 8th क्लास में इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पूरे प्रोसेस को समझा, फिर आप इसको 10th में समझ रहे हैं, तो उसके पीछे गवर्नमेंट का या जो जितने भी थिंक टैंक है, एजुकेशनलिस्ट हैं, वो इस चीज को चाहते हैं कि बच्चा इसकी बारीकी को समझे, इसको समझे कि क्यों रिप्रोडक्टिव हेल्थ जरूरी है। इसीलिए ये टॉपिक आपके साथ जोड़ा गया है, दैट आल्सो रिलेटेड टू द डिफरेंट एरिनाज एंड एरियाज एक्सेप्ट द एजुकेशन। एजुकेशन के साथ साथ इसकी वैल्यूज को, इसकी मोरालिटी को समझना कि व्हाट इज एक्चुअली द रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज। देखिए, एज वी हैव सीन, द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन इज ग्रेजुअल एंड इट टेक्स प्लेस व्हाइल जनरल बॉडी ग्रोथ इज स्टिल गोइंग ऑन। देखो, शुरुआत हमने जब प्यूबर्टी से करी थी, तभी मैंने आपको समझाया था कि प्यूबर्टी से पहले 60% बॉडी ग्रोथ होती है, जनरल बॉडी ग्रोथ, और 40% रिप्रोडक्टिव टिश्यू ग्रोथ होती है। लेकिन जैसे ही प्यूबर्टी का टाइम आता है, तब उस टाइम पर ये प्रोसेस रिवर्स हो जाता है। जनरल बॉडी ग्रोथ टेक्स अप टू 40% एंड रिप्रोडक्टिव ग्रोथ एनहांस, दैट बिकम 60%। तो उसी चीज को ये कह रहे हैं कि दोनों काम पैरेलल चलते हैं प्यूबर्टी में, लेकिन रिप्रोडक्टिव ग्रोथ को ज्यादा अहमियत देता है शरीर। So therefore, some degree of sexual maturation does not necessarily mean that the body or mind is ready for the sexual act for having and bringing up the children। तो देखिए, वही चीज आ गई जो अभी मैं आपको बात कर रहा था कि भाई किसी मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल किसी फीमेल में स्टार्ट हो गई या किसी बॉय में डेवलपमेंट स्पम्स का बनना शुरू हो गया, सीमन बनना शुरू हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बॉय या गर्ल शादी के लिए तैयार हैं या वो सेक्सुअल एक्ट्स के लिए तैयार हैं। तो इसीलिए ये बात यहां पर बोली गई है, देयरफॉर सम डिग्री ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन डज नॉट नेसेसरीली मीन दैट बॉडी और द माइंड इज रेडी फॉर सेक्सुअल act for having and bringing up children। So that is why that, अब आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने शादी की एज को और बढ़ा दिया है। अब आपने हिस्ट्री ज्योग्राफी में ये पढ़ा होगा, सॉरी सिविक्स में, कि अब 23 साल मिनिमम एज हो गई है बॉय की और 21 साल मिनिमम एज हो गई है गर्ल की। तो अब ये एक ऐसी चीज है जो कि एक बहुत जरूरी था, ये स्टेप बहुत जरूरी था। सेक्सुअल मैच्योरिटी के बाद ये सारे काम होना जरूरी है, वो एक लाइफ का हिस्सा है, दैट्स अवर द लाइफ साइकिल, लाइफ स्पान, बट नॉट अर्ली। सो हाउ डू वी डिसाइड इफ द बॉडी और द माइंड इज रेडी फॉर द मेजर रेस्पॉन्सिबिलिटी? तो देखिए, मेंटल, फिजिकल, सोशल, बिहेवियरल, सभी एस्पेक्ट से रिप्रोडक्टिव हेल्थ को रिलेट करना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि फिजिकली वी आर फिट, हम में से बहुत ऐसे होते हैं बच्चे जो थोड़ा सा जल्दी ग्रो कर जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लेट, आपका उनका ग्रोथ लेट चल रही होती है। आप अपनी क्लास में भी देखेंगे कुछ बच्चों को दाढ़ी मूंछ जल्दी आ जाती है, कुछ गर्ल्स के अंदर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट और गर्ल्स के हिसाब से जल्दी हो जाता है। तो ऑल दीज क्राइटेरिया आर नॉट दैट दे आर रेडी फॉर द सेक्सुअल एक्ट, इसका मतलब ये नहीं है। सो दैट्स व्हाई दिस रिप्रोडक्टिव हेल्थ टॉपिक इज वेरी वेरी सेंसिटिव टू मस्ट नो। इसीलिए हमारे मॉम डैड आपके इस एज ग्रुप में आपकी तरफ विजिलेंट रहते हैं ज्यादा, आपको मोबाइल देखते हैं, आपके चेक्स करते हैं, आपके जो दोस्त हैं उनके बीच में आपकी कैसी बातचीत है, कैसा इंटरेक्शन है। तो आपको सभी चीजों के लिए इसीलिए थोड़ा सा वॉचफुल
होते हैं आपके पेरेंट्स, ताकि आप किसी गलत डायरेक्शन में अपने आप को इन्वॉल्व ना कर लें। तो उसमें आप ही की भलाई है, क्योंकि ये इसी तरीके का सेंसिटिव टॉपिक है, ताकि आपको आपके आगे आने वाले समय को स्पॉइल होने से बचाया जा सके। All of us are under many different kind of pressures, but about these इश्यूज, स्पेशली जब आप एक जॉब के लिए तैयार हैं आगे, तो उसके बाद जितने भी आसपास के लोग होते हैं आपके ऊपर प्रेशर डालना शुरू करते हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आप डिफरेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो वेदर यू वांट और नॉट, और इसी के साथ साथ वो इस चीज का भी प्रेशर होता है कि भाई अब तो सियाना हो गया है, चलिए शादी हो जानी चाहिए, आपके बच्चे हो जाने चाहिए। तो देखिए, इस चीज को बार बार ये आपको ये टॉपिक ये बताता है कि सही समय वो है जब आप अपने शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, और आप अपने व्यवहारिक तौर पर, यानी कि फिजिकली, मेंटली, सोशली, बिहेवियरली यू आर रेडी टू पुट ऑन ऑल दीज रेस्पॉन्सिबिलिटीज रिगार्डिंग सेक्सुअल एक्ट। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट दिस रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट। अब आगे की तरफ चलते हैं। ये एक बेसिक डिस्कशन हुआ। अब इसके ऊपर रिलेटेड क्वेश्चंस और चीजें जो एग्जाम में आपसे पूछी जाती हैं। अब सबसे पहला भैया इसके अंदर आ रहा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज द sexually transmitted diseases. That means the diseases that spread through sexual contact. So those are named as sexually transmitted diseases, STDs. Sexually transmitted disease. So sexually transmitted disease is spread through sexual contact, infected needle or other instrument, or from infected mother to fetus। तो इस तरीके से ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस फैल सकती हैं। अब इसमें आप अलग अलग पढ़ेंगे, जैसे कि ये आप पढ़ रहे हैं गोनोरिया और सिफिल्स। तो गोनोरिया और सिफिल्स ज्यादातर इनके थ्रू नहीं फैलती हैं। गोनोरिया और सिफिल्स केवल आपका सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू फैलती हैं, गोनोरिया एंड सिफिल्स। दिस ओनली स्प्रेड थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट। लेकिन जो आप इसके अलावा पढ़ रहे हैं दो डिजीज और, दैट इज द वायरल इंफेक्शन, जैसे वार्ड्स और HIV एड्स। तो वार्ड्स और HIV एड्स जो है, ये आपका दोनों तरीके से, ये तीनों, यानी कि सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू, इन्फेक्टेड पर्सन निडल के थ्रू भी, और आपका इन्फेक्टेड मदर टू फीटस, ये तीनों तरीके से ये दोनों फैल सकती हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, आपको ये ध्यान रखना है कि ये वायरल इन्फेक्शंस हैं, वायरस के थ्रू होते हैं, और ये दोनों बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं, ये बैक्टीरिया के थ्रू डेवलप होते हैं। तो ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जो बोर्ड में पूछा जाता है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। इसके अलावा इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूजिंग कंडोम, बैरियर मेथड में भी अभी हम पढ़ेंगे कि यूजिंग अ कवरिंग कॉल्ड कंडोम ऑन द पेनिस ड्यूरिंग सेक्स हेल्प टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ many of such infections। if we are talking about gonorrhea, syphilis, warts और HIV, तो इनके लिए तो HIV जैसे उसके लिए तो ये वरदान है जो इसको रोका जा सकता है। इसके अलावा आपको इनकी फुल फॉर्म भी दिमाग में रखनी है बच्चों। HIV is the human
इम्यूनो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ HIV। और इसी तरीके से आपको ध्यान रखनी है बेटा एड्स की भी फुल फॉर्म, दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, सिंड्रोम इज द ग्रुप ऑफ डिजीजेस। तो ये मैं आपको शेयर कर रहा हूं बच्चों, इसको अच्छे तरीके से आप मार्क करें। और बोर्ड के लिए आपका 1 या 2 नंबर का बहुत श्योर क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में आ चुका है, सो दैट विल हेल्प यू अलॉट। ये बहुत आपके काम में आएगा, बहुत मदद करेगा आपकी। दैट्स अ वेरी श्योर क्वेश्चन, कई बार बोर्ड में आ चुका है। I think this is enough time to deal with this QR code. Okay, let's move to next. आगे चलते हैं बच्चों। अब बात करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम, and that is method or devices, the method or devices used to prevent unwanted pregnancies। अनवांटेड प्रेगनेंसीज को रोकने के लिए जो मेथड और डिवाइसेस यूज की जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कहते हैं। अब ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, 4 methods are in your syllabus. These 4 methods are, first is barrier method, बैरियर मेथड जिसमें हम पढ़ेंगे कंडोम्स। दूसरा है आपका सेकंड वन इज हार्मोनल पिल्स, जो मोस्ट कॉमन आज की तारीख में जो सबसे ज्यादा प्रचलित है, सहेली के नाम से गवर्नमेंट ये पिल्स, हार्मोनल पिल्स बना रही है। गोली के थ्रू आपका कॉन्ट्रासेप्शन को रोका जा, मतलब अनवांटेड प्रेगनेंसीज को रोका जाता है। नेक्स्ट इज, थर्ड मेथड इज बेसिकली IUDs, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, जिसमें कॉपर टी या लूप बड़ा कॉमन है, जो आज की तारीख में सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है। एंड फोर्थ वन इज द सर्जिकल मेथड। तो ये सारे अभी हम पढ़ेंगे सर्जिकल मेथड, जिसे साधारण भाषा में